हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर के विषय में अध्ययन करेंगे। और कंप्यूटर की पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में, कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर क्या होता है, इन सारी चीजों का अध्ययन करवा दिया है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, यानी कंप्यूटर में स्मृति किसे कहते हैं, या हम लोग कभी कभी बोलते हैं स्टोरेज किसे कहते हैं। ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद अंत में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर की भाषा, यानी कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को पहचानता है, और जो लैंग्वेज वो कंप्यूटर पहचानता नहीं है तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है, किस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आइए देखा जाए। जैसे कि देखिए इमेज में आपको दिख रहा है कि कंप्यूटर की मेमोरी देखिए कितने भागों में बांटकर अध्ययन की जाती है, पढ़ी जाती है। देखिए प्राइमरी मेमोरी, देखिए प्राइमरी यानी प्राथमिक मेमोरी, सेकेंडरी द्वितीयक मेमोरी, और कैश मेमोरी। ठीक, देखिए अब प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांट दिया जाता है। देखिए रैम और रोम। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी मैं आपको इन सबको डिटेल में भी बताऊंगा। और उसके बाद देखिए रोम का मतलब होता है रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, रैम देखिए फिर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एस रैम और डी रैम। ठीक, एस रैम को फिर देखिए कई भागों में बांटा जाता है। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम, और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। ठीक, देखिए इसको DDRR, SDRM, SD रैम। ठीक है, फिर देखिए इसको देखिए EMPROM, PROM, EPROM, EEPROM। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म मैं बता दूंगा। फिर देखिए ये इसमें देखिए SD रैम में देखिए DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5। ये सब चीजें आपको उतना डिटेल में नहीं सुनने को मिलती होंगी, लेकिन जब कभी आप अपने कंप्यूटर में कोई खराबी आ जाती है या रैम चेंज करवाना होता है, तो आप जब कंप्यूटर शॉप पे जाते हैं तो वो लोग ये सब चीजें आपके कंप्यूटर में चेक करते हैं। तो उससे पता चलता है कि आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में किस प्रकार की मेमोरी लगी हुई है और किस प्रकार की मेमोरी लगानी चाहिए। ठीक, तो ये प्राइमरी मेमोरी होता। फिर देखिए कुछ मेमोरी ऐसी होती हैं जो सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी का मतलब होता है कि जिसको हम अलग से यूज करते हैं। ठीक है, प्राइमरी का मतलब होता है कि जो हमारे सिस्टम में इनबिल्ट होती है। ठीक, जैसे अगर इनको कहा जाए तो इंटरनल मेमोरी भी कहा जा सकता है। ठीक, उसी प्रकार देखिए जो सेकेंडरी मेमोरी होती हैं वो देखिए क्या क्या होती हैं। जैसे देखिए ऑप्टिकल डिस्क होती है। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब जैसे आप लोग देखे थे, पहले देखे होंगे, यूज किए होंगे। पहले सीडी डीवीडी यूज की जाती थी, तो देखिए क्या होता था, वो ऑप्टिकल डिस्क होती थी, एक चौकोर तस्तरी नुमा होती थी, और वो कैसे होती थी, कांच के जैसे होती थी। ठीक है, तो ये देखिए तीन प्रकार की होती है सेकेंडरी मेमोरी। देखिए ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप के रूप। ठीक, मैग्नेटिक डिस्क का मतलब होता है कि कुछ कुछ ऐसी मेमोरी होती है जो मैग्नेट के द्वारा बनी होती है। ठीक है, और उसमें चीजें स्टोर की गई रहती है। फिर कुछ चीजें होती है मैग्नेटिक टेप के रूप में। ये सब चीजों का उपयोग बहुत कम हो गया है, लेकिन ये मेमोरी के प्रकारों में गिने जाते हैं। देखिए इसमें देखिए CD रोम, डब्ल्यू रोम, डीवीडी रोम, डीवीडी रीराइटेबल होता है, इसको DVDR, DVDRW। ये और एक लास्ट में होती है कैश मेमोरी। ठीक है, तो ये देखिए कंप्यूटर की मेमोरी के प्रकार हो गए। ठीक, अब देखिए अब आते हैं, इनको हम डिटेल में देख लिया जाए। देखिए जैसे देखिए मैंने भी क्या बताया कि जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो एक प्रकार की क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है। स्टोरेज डिवाइस का मतलब कि किसी चीज को इकट्ठा करके एकत्रित रखने वाला उपकरण। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल में या लैपटॉप में इसका काम क्या होता है, किसी चीज को एक जगह स्टोर करना, एकत्रित करना। ठीक, देखिए इस प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर जो डेटा फाइलों और इनपुट निर्देशों को स्टोर करने, पोर्ट करने या निकालने के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए ये एक प्रकार का क्या होता है, हार्डवेयर होता है। ठीक है, और इसका काम क्या क्या होता है, किसी भी डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करने, उसको कंप्यूटर से निकालने के लिए, और कंप्यूटर से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए। ठीक,
यह डिवाइस देखिए अस्थाई भी हो सकती है और अस्थाई दोनों हो सकती है, ठीक। और यह जानकारी को होल्ड करने और स्टोर करने में सक्षम होती है, ठीक। देखिए उसमें छोटा दिख रहा था, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो सही रहेगा। देखिए अब देखिए जो अभी मैंने वहां इमेज में दिखाया वही सेम चीज है। देखिए मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी, ठीक। इसमें देखिए दो प्रकार की होती हैं, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई मेमोरी को कहा जाता है अस्थाई को टेम्पोरेरी या वोलेटाइल, और अस्थाई को कहा जाता है परमानेंट या नॉन वोलेटाइल। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये मेमोरी वाला जो यूनिट है, जो क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग को अच्छे से देखना है और इसको नोट्स बना लेना है और इसको रिवाइज करना है, क्योंकि एग्जाम में से क्वेश्चन श्योर आता है, ठीक। आप देखिए जो अस्थाई मेमोरी में, जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया रैम, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसी को शॉर्टकट में कहा जाता है रैम। ये कैसी मेमोरी है? अस्थाई होती है। और जो मैंने तीसरे प्रकार की मेमोरी बताया कैश मेमोरी, यह भी कौन सी मेमोरी में आती है? अस्थाई में आती है, ठीक है। अस्थाई का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी डाटा आप रखेंगे, अगर पावर कट हो जाता है तो वो डाटा उसमें सेव नहीं रहेगा, वहां से हट जाता है, ठीक। देखिए अब देखिए ऊपर भी मैंने बताया था आप लोगों को डी रैम यानी डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम का मतलब जो एक अस्थाई हो, डायनामिक का मतलब जिसको मूव किया जा सके, जो परिवर्तित होता रहता है, ठीक। उसी प्रकार देखिए अस्थाई मेमोरी, देखिए जिसको हम लोग कहते हैं रोम, शॉर्टकट में फुल फॉर्म इसका क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी, यानी इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, इसको केवल हम पढ़ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए तीन प्रकार की होती है, प्रॉम, ई प्रॉम और ईपी प्रॉम, ठीक। उसी प्रकार से देखिए जो द्वितीयक मेमोरी होती है, वो देखिए इसमें जो कार्य होता है वो सीक्वेंशियल होता है, यानी क्रमानुसार होता है, और इस पे हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, यानी इस पे हमारी पहुंच सीधे होती है, इन पे हमारी पहुंच सीधे नहीं होती, यानी ये कंप्यूटर में इंटरनल पार्ट्स में लगे होते हैं, तो हमारी पहुंच इन तक सीधे नहीं होती। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें हमारी पहुंच सीधे होती है, क्योंकि वो हमारे हाथ में होती है, जैसे सीडी, पेन ड्राइव, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सारी चीजें हमारे हाथ में होती है, इसलिए हमारी इस पे डायरेक्ट एक्सेस होती है। देखिए ये कैसे हो, देखिए ऑप्टिकल डिस्क के रूप में होती हैं, मैग्नेटिक डिस्क के रूप में होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के रूप में, ठीक। उदाहरण देखिए फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, जिप डिस्क, डिस्क पैक, विंचेस्टर डिस्क, ये किसके उदाहरण हैं? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। चलिए आप देखिए और चीजें, अब देखिए इसमें एक ये है इलेक्ट्रॉनिक वाला, तो इलेक्ट्रॉनिक में देखिए फ्लैश मेमोरी होती है और मेमोरी कार्ड होता है, जिसका इस्तेमाल देखिए कहाँ किया जाता है? जो वीडियो कैमरा होता है उसमें देखिए एक चिप लगी होती है, मोबाइल में भी पहले चिप लगी होती थी, अब नहीं होती है, लेकिन पुराने मोबाइल जिनके पास होंगे तो वो चिप लगी होगी, तो वो किस प्रकार का मेमोरी होता है? मैग्नेटिक होता है, ठीक है। देखिए उसमें कोई कांच वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता है, उसमें मैग्नेट रहता है, ठीक, और वो स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। आप देखिए डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी आर का मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क राइटेबल, ठीक। फिर देखिए बीडी का क्या होता है? ब्लू रे डिस्क, ठीक है। सीडी आर डब्ल्यू का क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ठीक। और सीडी का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। ये सब किसके उदाहरण हैं? ऑप्टिकल डिस्क। इनका प्रचलन कम हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कामों में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक। अब देखिए इनको हम लोग और भी इमेजेस के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए इसमें मैंने देखिए इंटरनल मेमोरी को इमेज के माध्यम से आपको दिखा दिया। जब देखेंगे आप कभी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो इस प्रकार से ये मेमोरी दिखती है। देखिए
ये रैम है जिसको शॉर्टकट में रैम बोलते हैं और फुल फॉर्म इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और ये रोम है जिसको रीड ओनली मेमोरी। देखिए ये इस प्रकार से दिखते हैं। ये हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप को जब ओपन करवाते हैं या कोई खराबी हो जाने पर जब रिपेयरिंग कराने के लिए ले जाते हैं तो ये इस प्रकार ये हमारे कंप्यूटर में अंदर लगी होती है। और देखिए जो द्वितीयक मेमोरी होती है वो एक्सटर्नल होती है, वो देखिए बाहर से इस्तेमाल की जाती है। जैसे देखिए मेमोरी कार्ड रीडर होता है। देखिए हम लोग जब पहले मेमोरी को लगाते थे और वो को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता था तो कोई डाटा लेना होता था या ट्रांसफर करना होता था, उससे हो जाता था। देखिए ये यूएसबी पेन ड्राइव है, यूएसबी के रूप में होती है। जब हम कोई डाटा अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं कंप्यूटर से लेते हैं तो इसका उपयोग करते हैं। देखिए मीडिया डिवाइसेस होती हैं बहुत सारी, इसमें भी स्टोरेज डिवाइस लगी होती है। फिर देखिए एक्सटर्नल ऑप्टिकल ड्राइव होती है। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टोरेज डिवाइस आते हैं जिसमें हम कंप्यूटर में अंदर न लगा के बल्कि बाहर ही रखे रहते हैं, बस उसको एक यूएसबी केबल से कंप्यूटर या लैपटॉप को कनेक्ट कर देते हैं और उसमें चीजें स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए जिप ड्राइव है, फ्लॉपी ड्राइव जिसको बोला जाता है। इसका इस्तेमाल देखिए बहुत कम होता है लेकिन फिर भी किसी किसी छोटे छोटे कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, चलिए आप देखिए, आप इसको देखते हैं, इसकी एक विशेषता को देखिए। अब प्राथमिक मेमोरी के बारे में देख लीजिए कि प्राथमिक मेमोरी की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खासियत। ठीक, जैसे देखिए जो ये प्राथमिक मेमोरी होती है वो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संपर्क में रहती है, यानी ये सीपीयू में लगी हुई होती है। इसकी गति देखिए तीव्र होती है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित होती है और इसकी कीमत अधिक होती है। ठीक, यानी गति तीव्र होती है, स्टोरेज क्षमता कम होती है और कीमत ज्यादा होती है। फिर देखिए विद्युत सप्लाई बंद होने पर स्टोर डाटा इसमें समाप्त हो जाता है। यह देखिए सिलिकॉन के चिप से बनी आईसी होती है, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका देखिए विकास किसने किया था? जेएस किल्बी व रॉबर्ट नॉयस नामक वैज्ञानिकों के द्वारा इसका विकास किया गया था। ठीक, फिर देखिए इसको अनेक छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, इसकी क्षमता अलग अलग होती है। जैसे देखिए 8 बीट, 16 बीट, 32 बीट, 64 बीट। ठीक, इसमें देखिए ये क्षमता होती है। इसके उदाहरण देखिए रजिस्टर्स होते हैं, कैश मेमोरी होती है, रोम होते हैं, रैम होते हैं। यानी ये इसके उदाहरण है कि गति बहुत होती है, स्पीड बहुत होती है, महंगे बहुत होते हैं लेकिन स्टोरेज क्षमता कम। देखिए वर्तमान में सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए जा रहे डाटा को स्टोर करने में यह सक्षम होता है। यानी अपने सीपीयू में आप तुरंत वर्तमान समय में जो कार्य कर रहे हैं ये इसको प्रोसेस करने में सक्षम होता है। यानी आपका जो प्राथमिक मेमोरी जितनी फास्ट रहेगी, जितनी अच्छी रहेगी, आपका डाटा प्रोसेस बहुत तेजी से होगा, यानी सिस्टम बहुत तेज चलेगा आपका, लेकिन वो चीजें आपके सिस्टम में स्टोर नहीं होंगी। ठीक, देखिए यह सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा तेज एवं महंगी, तेज होती है, महंगी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, अब देखिए अस्थाई या गैर वाष्पशील यानी परमानेंट या नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इसको हम लोग देखिए कई भागों में बांट के पढ़ते हैं। जैसे देखिए रोम, रीड ओनली मेमोरी। देखिए इस अस्थाई मेमोरी में संग्रहित डेटा एवं सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती, यानी इसमें अगर कोई चीज हम काम करते हैं तो वो स्टोर तब तक रहती है जब तक हम उसको डिलीट नहीं करते। ठीक है, एवं उन्हें बदला भी नहीं जा सकता और उसे हम बदल भी नहीं सकते। ठीक, इसे केवल पढ़ा जा सकता है, यानी इसको हम केवल पढ़ सकते हैं, बदल नहीं सकते। ठीक, इसका पूर्ण नाम है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, पावर सप्लाई बंद होने पर भी इसमें सूचनाएं बने रहने में सक्षम होती। जैसे देखिए हम अपना कोई जब सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं या हमारे लैपटॉप कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके पहले से कंपनी के द्वारा दिया जाता है तो उसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो भी डिलीट नहीं होता है, तो वो इसी में स्टोर होता है जिसकी वजह से वो डिलीट नहीं होता। ठीक है, देखिए
प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि यह विशेष प्रक्रिया से अनुकूल डेटा द्वारा प्रोग्राम किया गया होता है, यानी इसमें पहले से कुछ प्रोग्राम करके तब इसको बनाया गया रहता है। देखिए इसमें हजारों डायोड मौजूद होते हैं जो उच्च वोल्टेज से फ्यूज कर वांछित सूचना को रिकॉर्ड करने में सक्षम, यानी किसी विशेष पर्पज के लिए इनको प्रोग्राम किया गया रहता है। ये क्या किए जाते हैं, उच्च वोल्टेज से फ्यूज को करके वांछित सूचना को रिकॉर्ड करने में सक्षम होता है। ठीक है, फिर देखिए ईप्रोम, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। देखिए यह पराबैंगनी किरणों द्वारा पुराने प्रोग्राम को हटाकर, यानी अब इसकी खासियत क्या होती है कि पहले से कोई पुराना प्रोग्राम इसमें पड़ा हुआ है तो इसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इरेज किया जा सकता है और इसमें नया प्रोग्राम स्टोर किया जा सकता है। यह देखिए पावर सप्लाई की अनुपस्थिति में भी डेटा को स्टोर करने में सक्षम होता है। ठीक, फिर देखिए ईईप्रोम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। देखिए यह उच्च विद्युत विभव द्वारा पुराने प्रोग्राम को हटाकर, यानी इसमें देखिए पराबैंगनी किरणों के द्वारा पुराने प्रोग्राम को हटाया जाता है, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हटाया जाता है और इसमें नया प्रोग्राम स्टोर कर दिया जाता है। फ्लैश मेमोरी के रूप में अनुसंधान में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए पेन ड्राइव इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, यानी इसका उदाहरण सबसे अच्छा क्या है, पेन ड्राइव है। फ्लैश मेमोरी में रैम तथा रोम दोनों की विशेषताएं मौजूद होती है, यानी जो फ्लैश मेमोरी होती है, पेन ड्राइव होती है, उसमें रैम और रोम दोनों की विशेषताएं मौजूद होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा गया है, ठीक है, कि वह कौन सी मेमोरी है जिसमें रैम और रोम दोनों की विशेषताएं मौजूद होती है, वो क्या होती है, फ्लैश मेमोरी। ठीक, आगे आप आगे देखते हैं। देख सिस्टम में डेटा बस की संख्या जितनी अधिक होती है, डेटा स्थानांतरण की गति उतनी ही अधिक होगी। अतः किसी सिस्टम में डेटा बस की संख्या बढ़ा देने पर गति बढ़ जाती है। यहां पर बस का तात्पर्य प्रयुक्त तारों से है। ठीक है, यानी उसमें विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे तार लगे होते हैं, उनकी संख्या घटा बढ़ा दी जाती है तो उसकी गति तेज हो जाती है। ठीक, आप देखिए आते हैं अस्थायी या वाष्पशील मेमोरी। अभी हम लोग देखा अस्थायी के बारे में, अब देखते हैं अस्थायी या वाष्पशील मेमोरी। इसको देखिए कहा जाता है टेम्पोरेरी और वोलेटाइल मेमोरी। ठीक, देख अस्थायी मेमोरी मुख्य, वाष्पशील और प्राथमिक मेमोरी होती है। यह कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी है। यह प्रोसेसर द्वारा सीधे एक्सेस होता है। यह सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में काफी फास्ट होती है। बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर चल नहीं सकता, यानी बगैर इसके कंप्यूटर चल नहीं सकता। देखिए बिजली आपूर्ति बंद होने के बाद इसके अंदर स्टोर सभी डाटा और इंफॉर्मेशन नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। यह मेमोरी जिसमें डाटा को स्टोर करने हेतु पावर सप्लाई की जरूरत हो, वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। उदाहरण रैम। ठीक, अब देखिए एसरैम। देखिए स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका मतलब क्या होता है कि डाटा का स्थिर होना, यानी इसमें जो भी डाटा होता है एक जगह स्थिर होता है, इसे बार बार रीराइट या रिफ्रेश करने रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और यह वोलेटाइल मेमोरी की तरह प्रयुक्त होता है ऐसा। ठीक, देखिए उसके बाद देखिए इसको, देखिए इसको कहा जाता है रैम। पूरा नाम देखिए इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका अन्य नाम देखिए मेन मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, अस्थायी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक,
ये देखिए, यह माइक्रोचिप से बना एक तीव्र सेमीकंडक्टर होता है। ठीक, इसमें देखिए सीपीयू द्वारा इसमें संग्रहित सूचनाओं को क्रमानुसार रीड न करके सीधे वांछित, यानी जैसे कि इसमें जो चीजें पहले स्टोर की जाती हैं उसे जो सीपीयू द्वारा जो सूचना होती है उसको इसमें संग्रहित करके क्रमानुसार सीधे वांछित तरीके से हमारे सामने प्रदर्शित कर दिया। ठीक, इसका देखिए डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, डायनामिक का मतलब होता है ऐसी चीज जो परिवर्तित होती रहे, स्टैटिक का मतलब स्थिर होता है। तो देखिए डायनामिक होती है, इसका मतलब कि इसे बार बार रीराइट या रिफ्रेश करते रहने की जरूरत पड़ती है और यह वोलेटाइल मेमोरी की तरह। ठीक, अब आते हैं कैश मेमोरी की बात। देखिए कैश मेमोरी, कैश मेमोरी देखिए प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच अत्यंत तेज मेमोरी होती है, यानी प्राथमिक मेमोरियों में सबसे तेज मेमोरी होती है और यह भी सीपीयू में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसकी गति बहुत तेज होती है। रैम और हार्ड डिस्क के मुकाबले यह सबसे तेज होती है। बार बार प्रयोग होने वाले डेटा व निर्देश को अस्थायी रूप से स्टोर करने हेतु तो इसका उपयोग किया जाता है। गति तीव्र होने के कारण प्रोसेसर की गति में वृद्धि होती है, यानी कैश मेमोरी जितनी फास्ट रहेगी उस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज होती है। ठीक, आइए अब देखिए इसके और भी विशेषताएं देख लीजिए। ये देखिए कैश मेमोरी की विशेषताएं हैं। देखिए इसमें क्या क्या होता है। देखिए कैश मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है, अर्थात पावर सप्लाई ना मिलने पर इसमें लोड हुए डाटा नष्ट हो जाते हैं। ये तो इसकी एक कमी है, लेकिन इसकी खासियत देखिए क्या क्या है। इसका सीपीयू से सीधे जुड़ाव होता है। कैश मेमोरी के कारण सीपीयू बसेज यूज नहीं करता, यानी विभिन्न प्रकार के बस इसमें यूज करने की जरूरत नहीं होती है, कैश मेमोरी से काम हो जाता है। रैम और सीपीयू के मध्य उसका बफर के रूप में कार्य होता है, यानी रैम और सीपीयू के बीच में यह स्थित होता है और बफर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कैश मेमोरी की देखिए साइज 256 केबी से 4 एमबी तक होती है। ठीक, यह एक फास्टेस्ट मेमोरी होती है। यह सीपीयू चिप के निकट स्थित होती है। इसका उपयोग सीपीयू को स्पीड अप करने में प्रयुक्त किया जाता है और यह सीपीयू द्वारा बार बार प्रयुक्त की जाती है। ठीक, देखिए कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम मेन मेमोरी से 5 से 10 गुना कम, यानी यह बहुत कम समय लेती है बाकी मेमोरियों की तुलना। इसकी गति सीपीयू के प्रोसेस गति के लगभग बराबर होती है, यानी सीपीयू जिस गति से प्रोसेस करता है उतनी तेज इसकी गति होती है। देखिए, यानी देखिए यहां सीपीयू है, यहां मेन मेमोरी यानी रैम, इसके बीच में कैश मेमोरी होती है। इसका मतलब होता है बफर स्टेट। जैसे देखिए दो स्थानों के बीच में जो स्थान होता है उसको कहा जाता है बफर स्टेट। देखिए कैश मेमोरी का रैम और सीपीयू के बीच बफर के रूप में कार्य होता है। देखिए कैश मेमोरी से क्षमता में अधिक किंतु गति में, इसकी क्षमता इससे ज्यादा होती है लेकिन गति बहुत कम होती है। अब आते हैं द्वितीयक या सहायक मेमोरी के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। ठीक, देखिए द्वितीयक या सहायक मेमोरी बैकअप मेमोरी के रूप में प्रयुक्त होती है, यानी कंप्यूटर में हम कोई काम करते हैं तो उसको हम एक बैकअप के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम देखिए स्थायी मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। देखिए यह जो है प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा स्लो एवं सस्ती होती है, यानी प्राइमरी मेमोरी जितने तेज काम करती है उतने तेज नहीं करती है और यह सस्ती भी होती है। एक्सटर्नल मेमोरी के साथ साथ ऑप्टिकल और चुंबकीय मेमोरी के रूप में भी यह पाई जाती है। इसकी खासियत यह होती है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने में सक्षम होती है। जैसे देखिए प्राइमरी मेमोरी में बहुत ज्यादा डाटा स्टोर नहीं हो पाता है, उसके लिए हमको अलग से सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये उसी के लिए उपयोगी है। देखिए संग्रहित डेटा पर बिजली आपूर्ति ठप होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इसमें जो चीज स्टोर है, लाइट कट भी गई, हमने गलती से अपना सिस्टम बंद कर दिया तो इसमें जो चीज जैसे पड़ी रहती है वैसे पड़ी रहती है।
अब आइए देखिए, देखिए ये एक्सेस मोड इसका बताया गया है कि देखिए एक्सेस जो होता है मेमोरी में वो तीन तरह से होता है। देखिए एक होता है सिक्वेंशियल यानी क्रम अनुसार, दूसरा होता है डायरेक्ट एकदम सीधे, और तीसरा होता है रैंडम। रैंडम का मतलब होता है जैसे लॉटरी सिस्टम आप लोग जानते हैं, तो लॉटरी सिस्टम में क्या होता है, कोई जहां जहां से चुन लेना, जैसे जैसे जरूरत हो वहां से उठा, उसी को कहा जाता है रैंडम। इसी को हिंदी में बोला जाता है यादृच्छिक। ठीक, देखिए जो क्रमानुसार एक्सेस का उदाहरण है वो मैग्नेटिक टेप होता है। ठीक, जो हम लोग देखते हैं ना, जो पतली पतली चिप्स जैसी होती हैं वो। ठीक, डायरेक्ट एक्सेस का उदाहरण देखिए क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क, यानी पेन ड्राइव या सीडी। ठीक, और जो रैंडम एक्सेस का उदाहरण होता है वो रैम होता है। ठीक, इसका नाम इसीलिए पड़ा है रैंडम। ठीक, चलिए फिर देखिए मैग्नेटिक टेप की भंडारण क्षमता का फार्मूला दें। मैग्नेटिक टेप की भंडारण क्षमता डेटा रिकॉर्ड करने के घनत्व तथा टेप की लंबाई का गुणनफल होता है। यानी जो डेटा रिकॉर्ड किया जाता है उसका घनत्व कितना है और टेप की लंबाई कितनी, उन्हीं का आपस में गुणा कर देते हैं तो मैग्नेटिक टेप की भंडारण क्षमता निकलती है। ठीक है, देखिए इसको ये है भंडारण क्षमता बराबर क्या होता है, डेटा का घनत्व बाइट प्रति इंच और गुणे टेप की लंबाई। ठीक, अब देखिए इसको, देखिए ये मैग्नेटिक टेप का उदाहरण है। ठीक, इसमें मैग्नेटिक पतले पतले टेप लगे होते हैं। पहले देखिए हम लोग जैसे पहले कैसेट वगैरह इस्तेमाल की जाती थी, तो आप लोग देखते थे कि हम लोग गाने देखते थे, फिल्म देखते थे, है ना, कैसेट आती थी, तो जिसमें हम लोग उसको अपने प्लेयर में लगाते थे और वो फिल्म चलने लगती थी। ठीक है, डीवीडी प्लेयर में लगाते, डीवीडी से पहले बड़ी बड़ी कैसेट आती थी, तो जिसको हम लोग जब लगाते थे अपने तो उसमें गाने बजते थे, वीडियो चलती थी, तो ये उसी का उदाहरण है। देखिए देखिए वीसीआर है, देखिए जिसको वीसीआर कहा जाता था, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, तो ये मैग्नेटिक टेप उसी में लगता था। ठीक, देखिए एक्सेस टाइम, इसमें मैग्नेटिक टेप में देखिए कई बार पढ़ा लिखा व मिटाया जा सकता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम मैग्नेटिक रील होता है। उपयोग किस लिए होता था, डाटा बैकअप के लिए। इसमें देखिए आयरन ऑक्साइड की परत लगी होती थी या क्रोमियम डाइऑक्साइड की परत लगी होती थी। अब वो डिपेंड करता था कि बनाने वाले ने मैन्युफैक्चरिंग करते समय किस प्रकार के चीजों का इस्तेमाल किया गया, आयरन ऑक्साइड का उपयोग किया है या क्रोमियम डाइऑक्साइड का उपयोग किया। ठीक, अब देखिए डायरेक्ट एक्सेस के उदाहरण देख लीजिए। जैसे देखिए अब ये डायरेक्ट एक्सेस है, डायरेक्ट एक्सेस के उदाहरण देख लीजिए। मैग्नेटिक डिस्क होती है, देखिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क में डिफरेंस है, तो ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक टेप का उदाहरण होता है जो कैसेट आते थे पहले, और मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण है जो पेन ड्राइव वगैरह। ठीक, देखिए हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, देखिए ऑप्टिकल डिस्क, सीडी का उदाहरण। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस तीन प्रकार की होती है। देखिए मैग्नेटिक डिस्क का देखिए यहाँ फोटो लगा हुआ है, हमारे जो कंप्यूटर लैपटॉप में बड़ी वाली हार्ड डिस्क लगी होती है वो होती है। देखिए ये अस्थाई एवं सहायक मेमोरी के रूप में उपयोग होती है। धातु या प्लास्टिक से बना डिस्क होता है, यानी इसके अंदर जो मेटल लगे होते हैं उसके ऊपर धातु से और प्लास्टिक से बना एक कवर लगा होता है। देखिए इसमें आयरन ऑक्साइड की परत का उपयोग किया जाता है। इसको देखिए रीड राइट के लिए देखिए इसमें हेड प्रयोग हुआ है और इसमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोरेज की क्षमता होती है। देखिए हम लोग जो हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लगा रहता है, देखिए किसी किसी में 512 होता है, किसी में 1 टेराबाइट होता है, किसी में 2 टेराबाइट होता है, तो ये वही होता है। ठीक, देखिए फ्लॉपी डिस्क, ये देखिए क्या होता है, प्लास्टिक के चौकोर फ्लॉपी में वृत्ताकार डिस्क निहित होती है। डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ की लेप लगाई गई होती है। प्लास्टिक वर्गाकार खोल से इसकी सुरक्षा की गई होती है, यानी इसके ऊपर प्लास्टिक वर्गाकार एक कवर लगा दिया गया रहता है। इसको देखिए ट्रैक एवं सेक्टर में ये विभाजित होता है। इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है। देखिए 5 सही 1/4 इंच यानी
5.25 इंच का जो होता है उसकी स्टोरेज क्षमता देखिए 100 KB से लेकर 1.2 MB तक डाटा स्टोर करने का। जो 3.25 इंची का होता है इसमें देखिए 400 KB से लेकर 1.4 MB तक डाटा स्टोर करने में यह सक्षम होता है। ठीक, आप देखिए इसकी विशेषता ऑप्टिकल डिस्क की देख लेते हैं, जो हम लोग CD DVD इस्तेमाल करते थे या अभी भी इस्तेमाल कहीं कहीं की जाती है। देखिए यह पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक से निर्मित एक गोल डिस्क होता है। ठीक है, यानी यह कांच नहीं होता है बल्कि पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक होता है। इसकी एक सतह को प्रकाश परिवर्तित करने हेतु एल्युमिनियम की पतली परत चढ़ाकर इस पर डेटा लिखने या पढ़ने हेतु लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। यानी पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक से बना होता है, इस पे एल्युमिनियम की एक पतली परत चढ़ाई गई रहती है। परत को चढ़ाने का कारण क्या है कि इस पर डाटा को लिखने और पढ़ने के लिए उसका उपयोग किया जाता है और उसमें एक लेजर बीम का उपयोग है। यानी जब हम उसको किसी सिस्टम में लगाते हैं तो उस पर लेजर लाइट जाती है जिससे उस डाटा को वो पढ़ती है। ठीक है, इसलिए इसे लेजर डिस्क भी कहते हैं। जब आप लगाएंगे तो देखेंगे उस पर लाइट जलती है और वो लाइट उस पर से गुजरती है तो वो चीजें प्रदर्शित होती है। देखिए प्रथम विशेषता इसकी देखिए, डिस्क की सतह पर अति सूक्ष्म गड्ढे को पिट्स तथा गड्ढों के बीच स्थित समतल क्षेत्र को लैंड्स कहते हैं। ठीक है, यानी इस पर जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं और गड्ढों के बीच में जो समतल क्षेत्र होता है उनको लैंड्स कहा जाता है और गड्ढों को पिट्स कहा जाता है। द्वितीय विशेषता इसकी देखिए क्या है, पिट्स जो है बाइनरी डिजिट 0 या ऑफ को तथा लैंड्स बाइनरी डिजिट 1 या ऑन को निरूपित करते हैं। ठीक, यानी पिट्स जो है बाइनरी डिजिट 0 या ऑफ और लैंड्स जो है बाइनरी डिजिट 1 या ऑन को निरूपित करते हैं। इसके उदाहरण देखिए मैं ऊपर बता चुका हूं, CD, DVD और BD। ठीक, इसका लाभ देखिए क्या होता है, डेटा के मिटने या परिवर्तित होने की कम संभावना रहती है इसमें। यह कम लागत में अधिक स्टोरेज क्षमता होती है इसमें। डेटा स्थानांतरण आसानी से हो जाता है। रीड राइट हेड का डिस्क से भौतिक संपर्क न होने से डिस्क के घिसने की कम संभावना होती है। ठीक, लेकिन इसकी कमियां भी कुछ होती, जैसे देखिए धूल, मिट्टी, अंगुली के छाप आदि से डिस्क के खराब होने की तीव्र संभावना। यदि ज्यादा घिस गया, अंगुली की छाप पड़ गई, ठीक है, धूल मिट्टी पड़ गई तो ये खराब हो जाती थी और फिर इसमें से जो स्टोर डाटा था वो मिलने में असुविधा होती थी। ठीक, अब देखिए ये जो ऑप्टिकल डिस्क मैंने बताया, देखिए उसका ट्रैक इस प्रकार से बना होता है। देखिए इस प्रकार से, देखिए ऐसे ऐसे, फिर देखिए ऐसे ऐसे, मतलब ट्रैक बनाया गया है। हमें लगता है कि एकदम प्लेन है लेकिन वो प्लेन होती नहीं है। देखिए इसमें विभिन्न प्रकार के ट्रैक बनाए गए। ठीक, देखिए CD ROM का उपयोग देखिए होता कहां पर है। इसका उपयोग देखिए सॉफ्टवेयर कंपनियों में बड़े डाटा को, ऑडियो, वीडियो, फाइल व दस्तावेज को स्टोर करने के लिए होता है। इसका देखिए व्यास तथा मोटाई यानी 120 मिलीमीटर तथा मोटाई 1.2 मिलीमीटर होती। इसको स्टोरेज क्षमता देखिए 700 MB मैक्सिमम होती। ठीक, पहले जो CD आती थी वो 700 MB की आती थी। DVD की स्टोरेज क्षमता ज्यादा होती है लेकिन CD की 700। पढ़ने हेतु तो इसमें तकनीक देखिए इंफ्रारेड लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। ठीक, देखिए DVD, इसका फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। स्टोरेज क्षमता देखिए इसमें 4.7 GB, लगभग 4.5 GB से अधिक किसकी होती है, जो सिंगल लेयर वाली होती है। यानी कॉमन DVD की स्टोरेज क्षमता 4.7 GB होती है। कुछ ऐसी DVD आती हैं जिनका सिंगल साइड डबल लेयर होता है, उनकी स्टोरेज क्षमता देखिए 8.5 GB होती है। फिर देखिए अगली जो आती है डबल साइड सिंगल लेयर, इनकी स्टोरेज क्षमता 9.4 GB। फिर देखिए 17 GB की भी आती है DVD, डबल साइड डबल लेयर। ठीक है, और DVD में 4 लेयर तक लेयरिंग संभव है, यानी इसमें 4 लेयर चढ़ाई जा सकती है। ठीक, ये देखिए DVD का उदाहरण इमेज। अब आते हैं ब्लू रे डिस्क। देखिए इसका संक्षिप्त रूप क्या है, BD। स्टोरेज क्षमता देखिए इसमें 25 GB से 50 GB तक होती। ठीक है,
और इसकी जो एक्सेस तकनीक होती है वो ब्लू वायलेट लेजर रेज के द्वारा, यानी लेजर किरणों के द्वारा इसका उपयोग। देखिए CDR देख लेते हैं। CDR ये देखिए क्या होता है, इसका पूर्ण नाम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है, वॉर्म, यानी राइट वंस रीड मेनी। ठीक, फिर देखिए CDRW यानी CD रीराइटेबल। देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, इसकी विशेषता इसे बार बार लिखा हुआ पढ़ा जा सकता है। ठीक है, नोट महत्वपूर्ण बातें देखिए, एकल लेयर डीवीडी की स्टोरेज क्षमता देखिए 4.7 GB होती है, हम लोगों ने ऊपर देखा। दो लेयर डीवीडी की स्टोरेज क्षमता 8.5 GB होती है। सामान्यतः 50 GB स्टोरेज स्पेस में 9 घंटे का डाटा स्टोर किया जा सकता है, या लगभग 23 घंटे का स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो भी स्टोर किया जा सकता है। ठीक, यानी अगर आपको कोई HD डाटा इसमें रखना है, हाई डेफिनेशन रखना है, तो 9 घंटे तक का रखा जा सकता है, या फिर SD रखना है तो वो 23 घंटे का रखा जा सकता है। ठीक है, और वीडियो के रेजोल्यूशन परिवर्तित करने की क्षमता इसमें संभव होती है, यानी आप जो डाटा स्टोर करना चाहते हैं उसे HD में स्टोर करना चाहते हैं या SD में, ये इसमें सुविधा दी गई होती। ठीक, अब आते हैं प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस जो प्रचलित है। देखिए मेमोरी कार्ड, चिप, फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव। देखिए इनको EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, एक डिवाइस से दूसरे में डेटा ट्रांसफर करने में इसका उपयोग किया जाता है। स्टोरेज डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है, रिमूवेबल के रूप में, यानी इसको रिमूव किया जा सकता है। इसका देखिए अन्य नाम और उदाहरण, इसका उपयोग ये प्रचलित किस रूप में, मेमोरी कार्ड के रूप में, मोबाइल में, डिजिटल कैमरा में, PDA में, पॉम टॉप में, स्मार्टफोन इत्यादि में इनका उपयोग किया जाता है। मल्टीमीडिया कार्ड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव दोनों इसके उदाहरण हैं। कहीं कहीं पेन ड्राइव से काम हो जाता है, कहीं कहीं चिप या मेमोरी लगाना पड़ता है, लेकिन अब ज्यादातर देखिए चिप की जगह से किस चीज का उपयोग किया जा रहा है, पेन ड्राइव का। अब देखिए वर्चुअल मेमोरी, आभासी मेमोरी। ठीक, देखिए यह एक आभासी मेमोरी है, या कोई फिजिकल मेमोरी नहीं, यानी यह वर्चुअल होती है, जिससे हमें दिखती नहीं है, फिजिकल नहीं, इसका मतलब टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, इससे इस मेमोरी का आकार असीमित हो जाता है, यह मेमोरी खाली स्थान पर निर्भर करता है। ठीक, देखिए इस प्रकार की कंप्यूटर प्रणाली की मेमोरी प्रबंधन व्यवस्था है जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मुख्य या प्राथमिक मेमोरी में क्रियान्वित किया जाता है, यानी कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसको मेमोरी के रूप में क्रियान्वित या प्रयुक्त किया जाता है। यह देखिए यह प्रणाली किसी विशेष प्रोसेस को पूर्णतः मुख्य मेमोरी में डाले बिना उसका क्रियान्वयन सक्षम बनाती है, यानी किसी काम को करते समय या स्टोरेज में ना डाल के बल्कि मेन मेमोरी में ना डाल के उसका प्रोसेस करके काम कर देती है, जिससे उपयोगकर्ता को बड़ी साइज व तीव्र मेमोरी का एहसास होता है। ठीक, यह देखिए कहां होती है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद होती है, यानी हम जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में खरीदेंगे वो उस प्रकार की वर्चुअल मेमोरी का उसमें इस्तेमाल होता है, यानी जो ज्यादा कॉस्टली होता है, जो हाई डेफिनेशन का होता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए लाभ इसका क्या है, यह मेन मेमोरी की साइज कम होने पर भी बड़े प्रोसेस का निष्पादन करने में संभव और प्रोसेसिंग गति में वृद्धि करती है। इसका देखिए दोष क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा बेहतर मेमोरी प्रबंधन के कारण निष्पादन प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। ठीक, ये इसकी कमी है, यानी इसमें निष्पादन प्रक्रिया में क्या लगता है, समय ज्यादा लगता है। ठीक, अब देखिए यह कंप्यूटर की फिजिकल मेमोरी नहीं है, बल्कि बड़े प्रोग्रामों को रन करने की अनुमति देने वाली एक टेक्नोलॉजी तकनीक है। अब आते हैं प्राथमिक व द्वितीयक मेमोरी में अंतर देख लेते हैं। ठीक है, यानी प्राथमिक व द्वितीयक मेमोरी में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक। देखिए प्राथमिक मेमोरी सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा है, उसके आधार पर बहुत सारा अंतर आप खुद ही बता सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिए मैंने क्या बताया कि प्राथमिक मेमोरी जो कंप्यूटर के भीतर लगी होती है, यह मुख्यतः कंप्यूटर के
बाहर होती है। या देखिए अस्थाई व अस्थाई दोनों होती है। ये क्या होती है? अस्थाई होती है। इसकी देखिए स्टोरेज क्षमता सीमित होती है, इसकी असीमित होती है। या देखिए तेज होती है या अपेक्षाकृत धीमी होती है। इसकी देखिए एक्सेस टाइम बहुत कम होती है, नैनो सेकेंड होती है। इसकी देखिए बहुत अधिक होती है, यानी मिली सेकेंड होती है। इसकी लागत अधिक होती है, इसकी लागत कम होती है। इसमें जो टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है, इसमें सेमीकंडक्टर प्रयोग किए जाते हैं। इसमें देखिए मैग्नेटिक तथा ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अब देखिए विभिन्न प्रकार की मेमोरी का जो सूची है, टेबल है, जिसको हम लोग जानते हैं। देखिए एक बिट को किससे प्रदर्शित किया जाता है? 0 या 1 से, ठीक है। और 4 बिट किसके बराबर था? एक निबल बराबर 4 बिट, ठीक है। एक बाइट बराबर क्या होता है? 8 बिट्स या 2 निबल। देखिए एक बिट बराबर 0 या 1 अंक, और एक निबल बराबर 4 बिट, और एक बाइट बराबर 8 बिट। ये देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो बिट और बाइट में अंतर है। बिट यानी अगर पूछा जाए कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी क्या है, तो बिट है, ठीक, ये ध्यान दीजिए। फिर देखिए तो बिट है, ऐसे देख लेंगे, बिट है, बाइट है, फिर क्या है? किलो बाइट है, ठीक है। उसके बाद मेगाबाइट है, उसके बाद देखिए गीगाबाइट है, ठीक है। ऐसे है, अभी बता दे रहे हैं आपको। देखिए तो बिट के बाद बाइट है, उसके बाद देखिए किलो बाइट है। किलो बाइट में देखिए क्या होता है? 1024 बाइट होती है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए एक मेगाबाइट में कितना होता है? 1024 किलो बाइट होता है। फिर देखिए एक गीगाबाइट में कितना होता है? 1024 मेगाबाइट होता है। उसी प्रकार देखिए गीगाबाइट से बड़ी यूनिट जो होती है उसको टेराबाइट कहा जाता है। इसमें 1024 गीगाबाइट होता है, ठीक है। और एक पेटाबाइट होता है जिसमें 1024 टेराबाइट स्टोरेज होती है, ठीक। देखिए अब इसको और भी चीजें देखिए। प्रत्येक माइक्रो प्रोसेसर में सिस्टम घड़ी होती है, यानी क्लॉक लगी होती है। जिस गति से प्रोसेसर निर्देशों को कार्यान्वित करता है उसे क्लॉक स्पीड कहा जाता है, और इसे मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक। मेगाहर्ट्ज क्या होता है? देखिए आवर्ती का मापन जो 1 मिलियन चक्र प्रति सेकंड के समकक्ष होता है, ठीक है। देखिए मेगाहर्ट्ज बराबर मेगा और हर्ट्ज। मेगा का मतलब मिलियन, हर्ट्ज का मतलब चक्र, यानी एक चक्र में कितने मिलियन प्रोसेस करता है। देखिए कंप्यूटर अपने प्रचालन 1 सेकंड के एक भाग में करता है। देखिए मिली सेकेंड यानी 10 टू द पावर -3 सेकेंड। नैनो सेकेंड का मतलब 10 टू द पावर -9 सेकेंड। माइक्रो सेकेंड का मतलब 10 टू द पावर -6 सेकेंड। पिको सेकेंड का मतलब 10 टू द पावर -12 सेकेंड। यानी एक स्पीड होती है कि कितने तेजी से प्रोसेसिंग की जाती है। देखिए कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी, जिसको सीएमओएस कहा जाता है। देखिए यह भी एक प्रकार की मेमोरी होती है। रैम और रोम के अलावा तीसरे प्रकार की प्राइमरी मेमोरी होती है। इसका प्रयोग देखिए सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, तिथि, समय और महत्वपूर्ण डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तो यह सूचना को सहायक यंत्रों से मिलाते हैं, और सूचना का मिलान नहीं होता है तो त्रुटि दिखाते हैं, ठीक है। जब हम देखिए कभी डेट या तिथि या इस तरह की चीजें जब कंप्यूटर में इंटर करते हैं तो उसमें जब हमारा मैच नहीं होता है तो यह मेमोरी उसी का कंट्रोल करती है, वो मिसमैच बताती है, त्रुटि बताती है, ठीक। देखिए बफर मेमोरी, अभी ऊपर हम लोगों ने इसको देखा था। तो देखिए इसका उपयोग क्या होता है। देखिए मुख्य मेमोरी रैम में बफर मेमोरी का निर्माण, सेंडर तथा रिसीवर के मध्य डेटा ट्रांसफर की गति को नियंत्रित करने होते इसका उपयोग किया जाता है। विभिन्न साइज के डिवाइसों के मध्य डेटा ट्रांसफर को अनुकूल करने के लिए इसका उपयोग होता है। रैम पर डेटा स्टोर होने से पहले बफर में स्टोर होने हो तो इसका उपयोग किया जाता है। इसका उदाहरण देखिए, इंटरनेट से जब हम ऑडियो वीडियो डाउनलोड करते समय
पहले 20% को बफर में लोड करता है, फिर प्ले शुरू करता है। यानी जब हम कोई चीज इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं या प्ले करते हैं तो पहले वो बफर मोड में 20% तक चलाता है, उसके बाद तब फिर प्ले करता है। ठीक। मुख्य मेमोरी में ट्रांसफर होने से पहले अस्थायी रूप से बफर डेटा में यह सुरक्षित कर लिया जाता है। ठीक, इसको जाने दीजिए। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर मेमोरी की हायरार्की, अनुक्रम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसका अनुक्रम देखिए एक त्रिभुज के रूप में बनाया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं तब आपको क्लियर दिखेगा। देखिए, हाँ ये देखिए, जो मेमोरी सबसे फास्ट होती है, ठीक है, और सबसे महंगी होती है उसको ऊपर दिखाया गया है, और जिसका आकार छोटा होता है क्षमता कम होती है। जैसे देखिए कैश मेमोरी, ये देखिए क्या होती है, बहुत तीव्र होती है, महंगी होती है। यानी देखिए ये इस प्रकार से नुकीले आकार, मतलब जो त्रिभुज में सबसे ऊपर है वो क्या है, बहुत तीव्र है, बहुत महंगी है, लेकिन उसका आकार और क्षमता कम है। यानी एक तरफ देखिए तीव्रता और महंगाई दिखाई गई है, दूसरी तरफ उसका आकार और क्षमता दिखाई गई। ठीक है, तो देखिए कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है, सबसे महंगी होती है, लेकिन इसकी आकार और स्टोरेज क्षमता कम। फिर उसके नीचे देखिए रैम होता है, इसकी भी गति देखिए तीव्र और यह थोड़ी उससे सस्ती होती है। इसका देखिए आकार उससे थोड़ा सा मध्यम होता है, इसकी क्षमता भी मध्यम। फिर उसके नीचे की जो मेमोरी है वो फ्लैश है या यूएसबी है। ठीक है, ये कभी कभी क्रम पूछता है, कौन सी मेमोरी बहुत फास्ट होती है, कौन सी स्लो होती है, कौन सी मेमोरी महंगी होती है, कौन सी सस्ती होती है। तो ये देखिए इसकी अपेक्षा धीमी होती है और सस्ती होती है। इसका आकार इसकी अपेक्षा छोटा होता है और इसकी क्षमता भी इसकी अपेक्षा कम होती है। फिर उसके बाद देखिए चौथे क्रम पे आती है हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क। ये देखिए इससे धीमी होती है और भी सस्ती होती है। इसका देखिए आकार अधिक होता है और इसकी क्षमता भी कम होती है, सॉरी आकार क्षमता अधिक होती है। ठीक, फिर देखिए टेप बैकअप आता है, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, इसका देखिए गति एकदम धीमा होता है, एकदम सस्ती होती है, अब ये नाम मात्र के रूप में उपयोग की जाती है। इसका आकार देखिए बहुत बड़ा बड़ा, देखिए सीडी और जो कैसेट वैसेट आते थे देखिए कितने बड़े बड़े आते थे। देखिए स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है। देखिए इस प्रकार से देखिए हम लोग मेमोरी कार्ड देखते हैं, इस प्रकार के मेमोरी कार्ड होते हैं। देखिए सैनडिस्क का 16 जीबी का मेमोरी कार्ड का यहाँ पर इमेज दिखाया गया है। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने देखा कि विभिन्न प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार, कंप्यूटर मेमोरी का अनुक्रम, कंप्यूटर मेमोरी का माप। ठीक है, जिसमें से जितना आप लोगों ने पढ़ा उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हायरार्की है, और दूसरा नंबर पे है प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी में अंतर। फिर तीसरे नंबर पर है स्टोरेज क्षमता। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको देख लेना है। तो उसके बाद हम अब आते हैं कंप्यूटर की भाषा के बारे में। तो चलिए आइए देखा जाए कि कंप्यूटर की भाषा क्या होती है। हाँ चलिए देखते हैं। अब हमको देखना है कंप्यूटर की भाषा के बारे में, यानी कंप्यूटर की भाषाएं कौन कौन सी होती है, यानी कंप्यूटर किस किस भाषा को जानता है, समझता है, और जिसको नहीं जानता समझता है तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषाएं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए कंप्यूटर की जो भाषा है उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल का मतलब निम्न स्तर और हाई लेवल का मतलब उच्च स्तर। ठीक, अब देखिए लो लेवल की जो भाषा है उसको दो भागों में बांट दिया गया है। मशीनी भाषा यानी मशीन लैंग्वेज, इसको कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, और दूसरा भाग है असेंबली लैंग्वेज, जिसको कहा जाता है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, और जो दूसरी प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज है इसको थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, तीसरी पीढ़ी की भाषा कहा। इसके उदाहरण देखिए क्या है, कोबोल, बेसिक, सी, सी प्लस प्लस, जावा, लोगो एटसेट्रा। ठीक, अब आइए इनको थोड़ा सा
विस्तार से देखते हैं। देख, मशीन भाषा क्या होती है? मशीन भाषा का मतलब जिस भाषा को हमारा कंप्यूटर पहचानता है, यानी जिस भाषा में कंप्यूटर काम करता है। देखिए, मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज, इसको प्रथम पीढ़ी की भाषा कहा जाता है। देखिए, इसके बारे में हम पहले देखते हैं कि इसको कैसे होता है। देखिए, कंप्यूटर की जो आधारभूत भाषा यही होती है। इसमें कंप्यूटर को समझने में बहुत आसानी होती है, यानी यही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। इसमें देखिए 0 और 1 अंकों का प्रयोग किया गया था, यानी जिसमें जो कुछ भी सूचना लिखी गई रहती है वो 0 और 1 के अंकों के रूप में लिखी गई रहती है। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो केवल ऑन 1 या ऑफ 0 को समझने में सक्षम होता है। यानी ऑन का मतलब 1 लिखेंगे तो कंप्यूटर समझता है कि मुझे शुरू हो जाना, स्टार्ट हो जाना है, और 0 लिखते हैं जिसका मतलब ऑफ हो जाना। ठीक है। मशीन भाषा का अन्य नाम देखिए क्या है? मशीन कोड, यानी पहले का जो कंप्यूटर बना था उसमें इसी प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाता था। ठीक, इस भाषा को कंप्यूटर का प्रोसेसर मशीन भाषा को सीधे समझने और क्रियान्वित करने में बहुत आसानी से सक्षम होता है। ठीक है, इस हेतु किसी भी प्रकार के ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और इस प्रकार जो प्रोग्राम क्रियान्वित किया जाता है उसकी गति बहुत तेज होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में देख लीजिए कि मशीन भाषा में कोई कोड लिखा जा रहा है कंप्यूटर में, तो देखिए ऐड के लिए क्या लिखा जा रहा है? 011814। ठीक है, इसको अगर हमको लिखना है तो देखिए कैसे लिखा जा रहा है। देखिए ढेर सारे 010101 इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। यानी इतनी सारी चीजों को कंप्यूटर को बताने के लिए, कार्य करवाने के लिए हमको इस प्रकार से 0 और में अंकों को लिखा जाता है। तो ये होता है मशीन भाषा। देखिए इसका लाभ क्या होता है? मशीन द्वारा समझने में आसान व सक्षम होता है, इसकी प्रोसेसिंग गति तेज होती है। इसकी हानि क्या होती है कि देखिए प्रत्येक कार्य हेतु अलग अलग प्रोग्राम की जरूरत और मशीन के प्रकार पर निर्भर होना पड़ता है। यानी हमको अलग अलग काम के लिए ढेर अलग अलग मशीन लेनी पड़ती है, अलग अलग प्रोग्राम उसमें डालने पड़ते हैं। ठीक है, और यह मनुष्य के निर्देशों को समझने में, प्रोग्राम तैयार करने में, डीबग करने में, संशोधित करने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि हमारे द्वारा दिए गए बातों को, निर्देशों को यह समझ नहीं पाता। तो इसके समस्या को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? असेंबली भाषा का। ये देखिए मैंने आपको पीछे क्लास में बता दिया है, असेंबलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, तो ये यहीं पर आए हैं। देखिए असेंबली भाषा, असेंबली का मतलब होता है जिसको एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, कहीं से अलग से बनाया जाता है। इसमें देखिए क्या किया जाता है? इस भाषा में प्रोग्रामिंग हेतु मशीनी भाषा में प्रयुक्त अंकीय संकेतों के स्थान पर अक्षर व अंकों यानी पूर्व निर्धारित शब्दों से बना न्यूमोनिक कोड होता है। यानी कुछ अक्षर होते हैं और कुछ शब्द होते हैं। ठीक, जैसे देखिए इसमें जोड़ने के लिए लिखना है तो क्या लिखना है? ऐड, घटाने, देखिए जोड़ने के लिए ऐड, घटाने हेतु शब्द, यानी ये लिख देंगे तो यह कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है। डेटा को मेमोरी में लोड करने के लिए एलडी लिखा जाता है। ठीक, लेकिन ये भाषा कंप्यूटर समझता नहीं है, इसको असेंबल करना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है। देखिए इसीलिए देखिए कंप्यूटर इस भाषा को समझने में अक्षम होता है, इसीलिए निमोनिक का बाइनरी भाषा में अनुवाद करने हेतु असेंबलर का या अथवा ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, असेंबली भाषा में लिखा प्रोग्राम का अन्य नाम सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड होता है। ठीक है, देखिए असेंबलर सॉफ्टवेयर द्वारा इसे मशीन भाषा में बदलकर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में अनुवादित करने में सक्षमता होती है। देखिए ये हो गया हमारा असेंबली भाषा, जो सोर्स कोड को असेंबलर की सहायता से मशीन भाषा में कन्वर्ट कर देता है। यानी हम जो कुछ भी कार्य कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं हम अपने तरीके से लिखते हैं और उसमें जो असेंबलर लगा रहता है वो उसको मशीन की भाषा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बताता है और कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके हमको रिजल्ट देता है। फिर ये असेंबलर उस रिजल्ट को हमारे अनुसार कन्वर्ट करके हमें दिखा। तो ये सारी प्रक्रिया जब होती है तो इसमें देखिए क्या हो जाता है? टाइम ज्यादा लगता है और गति थोड़ी स्लो हो जाती है। देखिए वही इसकी हानि में आएगा। देखिए लाभ देखिए इसका होता है कि हम अपनी असेंबली भाषा या बोलचाल की भाषा के बिल्कुल करीब
जो चीज जरूरत होती है वो लिख देते हैं। जैसे देखिए हम लोग यूट्यूब में कभी या गूगल में सर्च करते हैं तो कुछ गलत सलत भी टाइप कर देते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जो असेंबलर लगा होता है वो हमारे द्वारा कही गई बातों को समझ के उसको कंप्यूटर को बता देता है कि यह व्यक्ति यही चीज ढूंढना चाह रहा है। तो फिर कंप्यूटर उस चीज को ढूंढ के पहले उसको बताता है, फिर वो हमारे जरूरत के अनुसार ढेर सारी चीजों को प्रदर्शित कर देता है, 8-10। अब हम उसमें से देख लेते हैं कि हमारे काम की कौन सी है और हम उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये इसी का काम, ठीक। देख, मशीन भाषा की अपेक्षा इसमें प्रोग्राम लिखना सरल होता है, त्रुटियां खोजना व हटाना आसान होता है। मशीन भाषा की तुलना में असेंबली भाषा अधिक पठनीय होती है, यानी इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। कंप्यूटर अगर अपनी भाषा में, मशीनी भाषा में कुछ लिख के दे देगा तो हमको समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए इसका असेंबलर का उपयोग किया। इसकी हानि देखिए क्या है कि मशीनी भाषा की तुलना में इसकी प्रोसेसिंग गति धीमी हो जाती है। देखिए कई बार होता है कि एक बार ये इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करेगा, फिर मशीनी लैंग्वेज में देगा, फिर मशीनी लैंग्वेज से इंफॉर्मेशन असेंबलर के पास आएगी, फिर उसको कन्वर्ट करेगा, तो इसमें काम ज्यादा हो जाता है, इसलिए स्पीड स्लो हो जाती है। देखिए इस भाषा में लिखे प्रोग्राम मशीन के प्रकार पर निर्भर, यानी मशीन किस प्रकार की है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। पृथक हार्डवेयर हेतु पृथक असेंबलर की आवश्यकता पड़ती है, यानी दो अलग अलग हार्डवेयर है, दो अलग मशीनें हैं, तो उनमें असेंबलर एक ही काम नहीं करेगा, अलग अलग लगाना पड़ेगा, ठीक। जैसे टाइपराइटर में किसी काम को करवाने के लिए हमको कुछ अलग कोड लिखना पड़ता है ना, तो कंप्यूटर में कुछ और लिखना पड़ता है, कोई और मशीन है तो उसमें कुछ और लिखना पड़ता है, तो सब में अलग अलग प्रोग्राम में भी अलग अलग कोड होता है, तो इसके लिए अलग अलग असेंबलर की जरूरत पड़ती है, ठीक। देखिए अब देखिए हाई लेवल का यानी उच्च स्तरीय का उदाहरण देख लीजिए। हाई लेवल यानी तृतीय पीढ़ी, ये देखिए ये हम लोग आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसा चाहिए, जो आधा इंग्लिश लिख दीजिए, आधा हिंदी लिख दीजिए, है ना, किसी भाषा में लिख दीजिए। हम लोग अपने भारत में इतने ढेर सारी भाषाएं बोली जाती हैं, हम किसी भी भाषा में कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पे, तो हमको सही सही चीज दिखाई जाती है, और एक नहीं कई चीजें दिखाई देती है। तो वो क्या होता है, इसी की वजह से। देखिए बोल चाल व लेखन में प्रयुक्त भाषा, हम देखिए कोई चीज भोजपुरी में भी लिख देते हैं तो कंप्यूटर उसको सर्च करके हमको रियल जो हिंदी या अंग्रेजी में होता है उसमें ला के देता है, तो ये इसी की वजह से होता है। देखिए बोल चाल व लेखन में प्रयुक्त मानव भाषा के समान अधिक करीब, यूजर द्वारा इसे समझने में आसानी होती है। प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा पूर्व निर्धारित शब्दों और व्याकरण नियमों का सेट होता है, ठीक है। इन भाषाओं को समझने में कंप्यूटर अक्षम होता है, ठीक है, इसीलिए इसमें देखिए क्या किया जाता है, अनुवादक या इंटरप्रेटर या कंपाइलर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार की भाषा का उदाहरण क्या है, कोबोल, फॉर्ट्रॉन, बेसिक, सी, C++, जावा। देखिए विभिन्न प्रकार के जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जब हम अपने किसी काम के लिए, स्कूल के लिए, बिजनेस के लिए, दुकान के लिए, है ना, तो किसी काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हमको जिस जिस जैसी चीज की जरूरत होती है तो हमको वो चीज वहां दिखनी चाहिए, तो इसीलिए हमको इन सब चीजों का भाषा का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। हिंदी में चाहिए, बंगाली में चाहिए, जिस भाषा में चाहिए, तो कंप्यूटर को तो वो भाषा आती नहीं है, तो हमको उसको इन्हीं इंटरप्रेटर या कंपाइलर की मदद से उसको कन्वर्ट करके अपना काम करवाना होता है, ठीक। इन भाषाओं को लिखने हेतु अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसका देखिए लाभ क्या होता है, बिना किसी बदलाव के विभिन्न कंप्यूटर में उपयोग किया जा सकता है। निर्देश लिखने, पढ़ने और समझने में आसानी होती है। प्रोग्राम बनाने, त्रुटियां ढूंढने और संशोधित करने में इससे सरलता मिलती है। बोलचाल की भाषा के बिल्कुल करीब, और इसमें त्रुटियां बहुत कम। अब हानि देखिए क्या होती है, प्रत्येक भाषा हेतु अलग अलग इंटरप्रेटर या कंपाइलर की आवश्यकता पड़ती है, यानी अलग अलग भाषा के लिए अलग अलग इंटरप्रेटर या कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। उपयोग से पहले मशीन भाषा में बदला जाना होता है। मशीन भाषा और असेंबली भाषा की तुलना में इसकी प्रोसेसिंग गति और भी धीमी होती है, यानी ये और भी धीमी प्रोसेसिंग करता है, ठीक। देखिए इसका एक प्रोसेस का उदाहरण देख लीजिए। देखिए कोई प्रोग्राम फिल किए हम लोग, बीच में कंपाइलर आया और कंपाइलर ने ऑब्जेक्ट कोड यानी मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे दिया, ठीक। अब देखिए अब इसमें अंतर दे दिया गया है कि मशीन भाषा और असेंबली भाषा में। इसके पहले देखिए फोर्ट्रॉन जो थी पहली उच्च स्तरीय भाषा थी, जिसकी रचना 1954 ईस्वी में IBM कंपनी के जॉन बेकस द्वारा की गई थी, परंतु इसका कमर्शियल वर्जन जो है 1957 में रिलीज किया गया। देखिए अब इसमें कुछ मुख्य अंतर देख लेते हैं
यही मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए मशीन भाषा में देखिए बाइनरी संख्या को कंप्यूटर सीधे एग्जीक्यूट करने में सक्षम होता है, मनुष्य इसको समझने में समस्या महसूस करता है, कठिनाई होती है। इसमें बाइनरी अंक 0 और 1 शामिल होते हैं। यह प्रथम पीढ़ी की भाषा होती है, इसमें किसी अनुवादक की जरूरत नहीं होती है। मशीन भाषा देखिए इसे मॉडिफाई करना कठिन होता है, इसके सिंटेक्स में त्रुटियों का रिस्क अधिक होता है। इसमें देखिए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। बाइनरी कोड को मानव द्वारा याद करना बहुत कठिन होता है, इतने ढेर सारे अंक रहेंगे कि हमारे याद से बाहर हो जाते हैं। अब देखिए मशीन भाषा से आप असेंबली देखिए, मशीन भाषा में बदलने हो तो असेंबलर की आवश्यकता पड़ती है, मनुष्य इसको आसानी से समझ लेता है। अंग्रेजी के सिंटैक्स इसमें शामिल होते हैं, या द्वितीय पीढ़ी की भाषा कही जाती है। अब देखिए असेंबली भाषा को मॉडिफाई करना बहुत आसान होता है, इसके सिंटैक्स में त्रुटियों का रिस्क बहुत कम होता है। इसमें देखिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, इसमें देखिए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, यानी प्लेटफॉर्म के ऊपर आश्रित लैंग्वेज भाषा, यानी जो कंप्यूटर समझता है वही भाषा समझेगा, दूसरा कोई नहीं। यहाँ क्या होता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज को भी समझने में सक्षम होता है, किसकी वजह से? असेंबलर की वजह से। इसको देखिए असेंबली भाषा के कमांड्स को मानव द्वारा याद करना बहुत आसान होता है। जैसे देखिए अभी मैंने क्या बताया कि जोड़ना है तो सब, है ना, सब्सट्रैक्ट और सॉरी घटाना है तो सब, और जोड़ना है तो ऐड, लिख दिए और कंप्यूटर समझ गया कि हम जोड़ना चाह रहे हैं। ठीक, अब देखिए कुछ उच्च स्तरीय जो कंप्यूटर भाषाएं हैं उनका नाम देख लेते हैं। देखिए कभी कभी पूछ सकता है एग्जाम में, देखिए फोर्ट्रॉन है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेटर, ठीक है, या बीज गणित पर आधारित उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा होती है। इसको देखिए 1966 में ऑनसी द्वारा मानकीकरण किया गया। यह गणितीय सूत्रों को आसानी से हल करने में प्रयुक्त होता है, यानी गणितीय यानी वैज्ञानिक क्षेत्र, यानी सवाल वाल करने के लिए, कोई कैलकुलेशन करने के लिए ये भाषा का उपयोग किया जाता है, यानी वैज्ञानिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए पास्कल है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेम्ड फॉर ब्लेज पास्कल, ठीक है। इसका देखिए 1971 में स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर निकोलस विर्थ के द्वारा विकास किया गया और ब्लेज पास्कल के नाम पर इसका नामकरण किया गया। इसका उपयोग देखिए कहां किया जाता है? प्रशिक्षुओं में प्रोग्रामिंग की अवधारणा स्पष्ट करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी बिजनेस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए इसके निर्देश कमांड और वाक्य की संरचना अंग्रेजी के समान होती है, यह पैराग्राफ डिवीजन और सेक्शन में विभाजित होता है। इसके अन्य संस्करण देखिए विजुअल कोबोल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा होती है। अगला देखिए कोमल होता है, यानी कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, यह देखिए मध्य स्तर के विद्यार्थियों हेतु प्रयुक्त की जाती है। अगली भाषा देखिए लोगो है, यानी अमेरिका के सीमोर पेपर्ट वैलेस फिजर डेनियल बॉब्रो व कैंथिया सोलोमन द्वारा इसका विकास, यानी कितने लोगों ने मिलकर इसका विकास किया था। यह देखिए कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको रेखा चित्र या ग्राफ वगैरह या डिजाइनिंग वगैरह जो सिखाई जाती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोलॉग, इसका देखिए प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, इसका 1972 में समस्याओं के हल में तर्क की प्रधानता देकर फ्रांस में इसका विकास किया गया। इसका उपयोग देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि तथा तार्किक प्रोग्रामों को बनाने के लिए किया जाता है। अगली भाषा देखिए अल्गोल है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ये देखिए बीजगणितीय कार्य करने में उपयोग किया जाता है और यह भी एक महत्वपूर्ण देखिए उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, ठीक। उसके बाद इसको भी देख लेते हैं बेसिक, इसका फुल फॉर्म देखिए होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसका 1963 में प्रोफेसर जॉन कैमिनी तथा थॉमस कुट्स द्वारा आविष्कार किया गया था। यह सरल भाषा बेसिक के रूप में प्रचलित है। देखिए व्यावसायिक व गणितीय दोनों कार्य हो तो इसका उपयोग किया जाता है। छात्रों को पढ़ने लिखने, प्रोग्राम लिखने, तरीका सिखाने, अन्य भाषाओं हेतु नींव का पत्थर माना जाता है, यानी सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले कंप्यूटर अगर सिखाया जाता है तो सबसे पहले बेसिक भाषा में ही सिखाया जाता है। अब देखिए सी और C++, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा होती है, यानी कंप्यूटर से किसी प्रोग्राम को बनाना है तो इसका उपयोग किया जाता है। देखिए यह अंग्रेजी भाषा के बिल्कुल करीब होती है।
सी भाषा में लिखित यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 1970 के दशक में इसकी शुरुआत बेल लेबोरेटरीज के डेनिस रिची के द्वारा की गई थी, ठीक है। और सी लैंग्वेज विकसित तथा वर्जन स्ट्रासरूप द्वारा सी प्लस प्लस को 1980 के दशक में विकसित किया, यानी पहले सी आई, फिर उसके बाद इसका एडवांस वर्जन सी प्लस प्लस आया, ठीक। उसके बाद देखिए अगली भाषा है जावा। जावा देखिए बहुत ज्यादा किस काम में उपयोग होती है, मोबाइल में, टीवी में, इंटरनेट में, टेलीफोन में, ठीक है, ये बहुत ज्यादा उपयोग की जाती है। देखिए इसका सन माइक्रोसिस्टम के जेम्स गॉसलिंग द्वारा विकास किया गया था। इसका उपयोग मुख्यतः देखिए इंटरनेट का उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के उपयोग, मोबाइल, टीवी, टेलीफोन आदि में किया जाता है। अगली भाषा देखिए सी शार्प है। इसका उपयोग भी देखिए इंटरनेट में होता है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसका विकास किया गया है। इसका देखिए यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन तथा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको मानकीकृत किया गया, यानी मनुष्य को इस्तेमाल करने के लिए इसको बनाया गया, ठीक। और अगली लास्ट भाषा जो है लिस्प है, इसका फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग। देखिए इसका देखिए आविष्कार जैन मैकार्थी के द्वारा किया गया था 1958 से 1960 में, ठीक है। ये अभी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और इसमें गैर सांख्यिकी डाटा के प्रोसेसिंग में प्रयुक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये थी विभिन्न प्रकार की कंप्यूटर की भाषाएं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने दो चीजों के बारे में अध्ययन किया, कंप्यूटर की मेमोरी या स्मृति और कंप्यूटर की भाषा। तो आप लोगों ने इस क्लास को बहुत अच्छे से देखा, बहुत ध्यानपूर्वक देखा। अब आप इसको नोट्स बना लीजिएगा और अपनी परीक्षा के क्वेश्चंस को मिला लीजिएगा कि इससे क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, ठीक है। तो इतने देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।